हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। पहली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के ऊपर बात की थी। थोड़ा सा ना उसमें हमने सामान्य चीजों की, साधारण चीजों की जिक्र जो था हमने किया था। आज बात करेंगे वैदिक भारत की, यानी कि वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार में, यानी कि जो आर्यंस बैक्टीरिया नामक स्थान से, मध्य एशिया स्थान से आकर भारत की तरफ बढ़ रहे थे, भारत में आकर बसे थे, वो कहां कहां पर आकर बसे, या उनका भारत तो बहुत बड़ा है, दक्षिण भी है, पूर्व भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है। तो उनका भौगोलिक विस्तार क्या था कि वो कहां कहां तक अपनी सभ्यता को विस्तारित कर पाए थे। तो कल मैंने बात की थी कि हम वैदिक भारत को दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो बात करेंगे आज बेसिकली वैदिक भारत में ऋग्वैदिक आर्यंस की, कि वो कहां पर आकर बसे थे, उनका भौगोलिक विस्तार क्या था। ये वीडियो बेसिकली यहीं पर रहने वाला है। देखो, इतिहासकार किस बात को साक्ष्य मानेंगे कि उनका भौगोलिक विस्तार क्या था। कल हमने काल निर्धारण करने की कोशिश की थी, वो हमने किस बिहाफ पर किया था। ठीक है, आज भी हम उन्हीं चीजों को लेकर विस्तारित करेंगे। देखो, कुछ ऐसी चीजों को हम लेके चले जो कि ऋग्वेद में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है, यानी कि आर्यंस ने या जिन्होंने भी ऋग्वेद लिखा है उस काल की बातों को उरेखा है, तो उन्हीं बातों को उरेखा होगा जो आसपास घटित हो रही होंगी। बात क्लियर है। तो ऋग्वेद में क्या हुआ, ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है। 25 नदियों का उल्लेख है। उन नदियों का मैं आपको एक बार वर्तमान नाम बताता हूं, एक बार पुराना नाम बताता हूं जो ऋग्वेद में मेंशन है। देखो, सिंधु नदी, 7 नदियां तो यहां पर ही सिंधु नदी होती है। जैसे सिंधु नदी का पुराना नाम था जैसे सिंघनी। दूसरी नदी यहां पर है अपनी सतलुज नदी, जिसको हम स्तुति बोलते थे। तीसरी नदी यहां पर है अपनी सरस्वती नदी, जिसको उस समय नदीतमा बोला जाता था। और यहां पर जो नदी है वित्सता नदी, यानी जिसको झेलम बोला जाता था। पांचवी नदी यहां पर प्रोस्पुणी नदी, जिसको चिनाब बोला जाता था। और छठी नदी यहां पर जो अपनी है विपासा, झेलम नदी को बोला जाता था। ये सारी नदियां थी। ठीक है, ये सारी नदियां देखने को मिलती हैं। एक यहां पर रह गई, हाँ, एक नदी और रह गई आस्कणी। आस्कणी चिनाब नदी को बोला जाता था। अगर इन नदियों की बात देखें तो सबसे ज्यादा जो उल्लेख किया गया वो सिंधु नदी का किया गया है। अब हम मान सकते हैं कि जो सिंधु नदी के आसपास की ये सभी नदियां हैं, तो मान सकते हैं कि जो आर्यंस थे, ऋग्वैदिक काल के जो आर्यंस थे, वो सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में ही आकर बसे होंगे। अब क्यों बसे होंगे, क्योंकि अगर और कहीं जाते तो अगर ऋग्वेद की बात करें, यमुना नदी का लगभग 3 बार जिक्र किया गया है और गंगा नदी का लगभग 1 बार ही। देखो, 10,462 मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में, वो मैं जिक्र करूंगा आगे। उनमें से बस 3 ही शब्द दिए गए हैं यमुना के ऊपर और 1 ही शब्द दिया गया है गंगा के ऊपर। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वैदिक आर्यों की वो थी सिंधु नदी। अगर बात करें पवित्र नदी के बारे में तो वो थी सरस्वती नदी, सबसे पवित्र थी। ये गंगा नदी उस टाइम पर पवित्र नहीं थी। उस टाइम पर वो चीज पूछते तो वो पूछते थे सरस्वती नदी को। देखो, सरस्वती नदी को इन्होंने क्या किया है, कहा गया है नदीतमा, यानी कि नदियों की मां बोला गया है। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में, यानी कि उत्तर भारत में बसे थे। देखो, यहां पर अगर आप देखें, यहां से निकलती है यमुना, और यमुना हरियाणा से होते हुए यहां से पूर्व में चली जाती है, यहां पर यूपी में मिल जाती है, किससे, गंगा से। और गंगा तो यमुना से भी पूर्व है। देखो, ये तो पूर्व है और
और यहां से अगर मैं पूर्व की तरफ चलूं, यमुना थोड़ी सी गंगा से पश्चिम में पड़ती है और गंगा यमुना से पूर्व में पड़ती है। तो मैं देख सकते हैं या हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था वो भी कम होता जाता है। तो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पूर्वी भारत तक अब तक नहीं पहुंचे थे, वो लगभग पहुंचे होंगे तो यमुना नदी के पश्चिमी तट तक ही पहुंचे थे। तो बात करें अगर और नदियों की, अफगानिस्तान की भी कुछ नदियों का, जैसे कुर्रम नदी का उल्लेख हुआ है, सवास्तु नदी का उल्लेख हुआ है और कोरम नदी का काबुल नदी का उल्लेख हुआ है। ये 3-4 नदियों का उल्लेख हुआ है जो अफगानिस्तान से रिलेट करती हैं। एक जम्मू कश्मीर की भी एक नदी है जिसका नाम है मंजू वर्धा। मंजू वर्धा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद आर्यों का अगर हमें भौगोलिक विस्तार निर्धारण करना है तो हम किस विभाग पर करेंगे? नदियों के विभाग पर हम करेंगे। ठीक है, सिंधु नदी इनके प्राचीन नाम ही आप याद रखेंगे, इनको भौगोलिक विस्तार में आपको सहायता मिल जाएगी। तो एक और नदी यहां पर रह गई, एक थी गोमती नदी। अफगानिस्तान की एक गोमती नदी है। ठीक है, ये चीजें भौगोलिक विस्तार में सहायक हैं ऋग्वैदिक आर्योन्स की। तो भौगोलिक विस्तार शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।